ओके ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। AC अप्लाइड टू कैपेसिटर, ठीक है। AC applied to a कैपेसिटर। तो इससे पहले हम लोगों ने इंडक्टर के बारे में देख लिया था, उसमें किस तरह से फेज रिलेशंस थे, ठीक है। तो अब कैपेसिटर में हम लोग कैपेसिटर के बारे में पहले भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन जितना भी पढ़े थे वो सब क्या पढ़े थे, बैटरी से कनेक्टेड रहता था जब तब, ठीक है। तो दो सिचुएशन है, एक बार हमने क्या किया, कैपेसिटर को DC से कनेक्ट कर दिया और एक बार AC से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन को हम लोग समझ लेते हैं। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट करंट ऑन कैपेसिटर, ठीक है, और व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ऑन कैपेसिटर। तो देखिए, इसमें सबसे पहले ये कैपेसिटर के प्लेट्स हैं, तो इसके पास में कुछ ना कुछ अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे, कंडक्टर है ना प्लेट्स, तो इसके पास यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे शुरू में, ओके। और ये वाला जो प्लेट A है, ये प्लेट B है, ठीक, और ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, ठीक है। तो इसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, A से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे, ऐसा होगा, या फिर इधर से ऐसे जाएगा। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे और इस वजह से करंट इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो करेगा, होगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से निकलना शुरू करेगा, ओके, और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ पर कैसा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो कैसा चार्ज यहाँ पे आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, बोलो, पॉजिटिव। अरे नेगेटिव चार्ज रिमूव होता है कहीं से तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज छोड़ता है ना, आ रही बात समझ में। सो इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज, जितना ज़्यादा इस तरह से नेगेटिव चार्ज निकलते जाएगा इलेक्ट्रॉन, उतना ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और उतना ही अमाउंट में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे करके आएगा, यहाँ पर जाके नेगेटिव चार्ज उतना ही अमाउंट में क्रिएट करेगा। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो कैपेसिटर में अब देखिए क्या हो गया, पहले चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था, ठीक है। अब क्या हो गया, पहले मतलब न्यूट्रल नहीं, अनचार्ज था उसको बोल सकते हैं, ठीक है, और क्योंकि उसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना, ठीक है। तो अब यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया, अब कैपेसिटर चार्ज हुआ, ठीक है। और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, कैपेसिटर में इस तरह से चार्ज का एक्यूमुलेशन कब तक चलता रहेगा, जब तक कि यहाँ का पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों आपस में इक्वल ना हो जाए। आ रही बात समझ में। एक ऐसा टाइम आएगा जब इसके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो जाएगा और इतना ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ये वाला जो है, ये वाला इसका जो पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करना शुरू कर देगा, है ना। तो अब और कोई भी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो नहीं होगा, कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा, ठीक है। अगर इसका कैपेसिटेंस C0 है और ये वोल्टेज V0 डाल रहे हैं, तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज होगा दिस इज इक्वल टू C0 इंटू V0, ये मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा। बोलिए Q इक्वल टू CV हम लोग पढ़ चुके हैं, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपका कैपेसिटर चार्ज होना बंद हो जाता है, मतलब अब यहाँ पर मतलब ये बोल सकते हैं कि ये जो डायरेक्ट करंट है इसको मतलब पास करने नहीं देगा, कैपेसिटर इस डायरेक्ट करंट को पास होने नहीं देगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब ये देखिए, जब हम लोग इस कैपेसिटर के अक्रॉस AC वोल्टेज को अप्लाई किए, ठीक है, तो ये मान लेते हैं फर्स्ट हाफ साइकिल है, फर्स्ट हाफ साइकिल बोले तो ये वाला, ठीक है। तो अभी हमारा क्या है, ये पॉजिटिव है, ठीक।
तो पॉजिटिव चार्ज इधर से इस कैपेसिटर पे जाके इसको क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज बनाया, और इक्वल अमाउंट में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ इन चार्जिंग बाय इंडक्शन, है ना, जितना यहाँ पर पॉजिटिव उतना यहाँ पर नेगेटिव। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इधर जो जैसे हुआ था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, और ये पॉजिटिवली चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हुआ, और उतना ही अमाउंट में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक क्लियर है? इस तरह से चार्ज हुआ, ठीक। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का है, ठीक है। फिर जब नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ, ये किसका है पॉजिटिव हाफ साइकिल? वोल्टेज का, है ना। अब जब वोल्टेज का नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ पर होगा, यानी कि ये जो है डायरेक्शन अपने आप को क्या करेगा, अल्टरनेट करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं वो क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले, यहाँ के पॉजिटिव चार्ज वाले इस नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्टेड होंगे, है ना, या फिर ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ का अब क्या होगा, ये जो चार्ज, जो कैपेसिटर चार्ज हुआ था, अब वो फिर क्या होने लग जाएगा, चार्ज डिक्रीज करना शुरू करेगा ना। तो उसके पास जो भी चार्ज की वजह से एनर्जी स्टोर हुई थी, अब फिर वापस एनर्जी लूज करेगा, यानी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। नहीं समझे? ठीक है। तो इस तरह से चार्जिंग फिर डिस्चार्जिंग, फिर यहाँ पर नेगेटिव आ गया और ये फिर अपना पॉजिटिव, ये रिवर्स करेगा डायरेक्शन, फिर वही चार्जिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस। समझ में आ गया? तो अल्टरनेटिंग करंट में चार्जिंग डिस्चार्जिंग कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है। तो एसी को ये पास करेगा या ब्लॉक करेगा? ये कैपेसिटर एसी को पास करेगा या ब्लॉक करेगा? पास करने दे रहा है कि नहीं करने दे रहा है? अरे कॉन्टिन्यूसली चल तो रहा है, कभी बोला कि तुम मत आओ, हैं? एक बार बोलता है तुम आओगे तो हम चार्ज हो जाएंगे, एक बार बोलता है कि हम डिस्चार्ज हो जाएंगे, चार्ज डिस्चार्ज चलता रहेगा। तो कभी ऐसा तो नहीं है ना कि सर्किट में करंट फ्लो होना बंद हो गया? यस और नो? ठीक है। चलिए, इसमें तो बोला था कि एक बार हम जब फुल चार्ज हो जाएंगे तो तुम इधर से कुछ भी कर लो, हम करंट को जाने ही नहीं देंगे, हमारे अंदर में कोई भी फ्लो नहीं होगा। क्लियर है? समझ आ रही बात? तो ये कैपेसिटर जो है एसी को पास करेगा कि ब्लॉक करेगा? पास करेगा। ठीक है। तो इसको आसान तरीका, जैसे आपको मैंने इंडक्टर में बताया था, देखिए इंडक्टर में ये याद रखने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं। कहाँ गया? ये देखिए, ये डीसी था, पास कर गया डीसी। ठीक है। डीसी इसके थ्रू पास कर गया। ठीक। एसी इसमें जाके ब्लॉक हो गया, ये हम लोग देख लिए थे। ठीक है। डीसी बेचारा यहाँ पर जाएगा, ऐसे जाके रुक जाएगा, प्लेट्स बोलेगा कहाँ? ठीक है, आई विल नॉट अलाउ यू। समझ गए? तो डीसी को ब्लॉक करेगा। एसी आ रहा है, देखना, समझ आया? पास हुआ कि ब्लॉक हुआ? पास। तो ये टेक्निक से याद रहेगा कौन है एसी को कौन ब्लॉक करता है, कौन पास करता है। क्लियर? ठीक है। ये इफेक्ट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ऑन कैपेसिटर, इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट करंट ऑन कैपेसिटर। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो हमने ऐसे ग्राफिकली और ऐसे हमने कॉन्सेप्चुअली समझा। मैथमेटिकली भी हम लोग देखेंगे कि क्यों एसी को ब्लॉक करता है, क्यों एसी को पास करता है, डीसी को ब्लॉक करता है। ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए, ये V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा t, हमने इसको सप्लाई कर दिया। ठीक है। इस यहाँ पर ये कैपेसिटर है C, यहाँ से, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज निकलेगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पर हम दो तरीके से भी कर सकते हैं
क्योंकि इस AC सोर्स और कैपेसिटर के बीच में कोई भी दूसरा एलिमेंट या कोई भी दूसरा डिवाइस नहीं कनेक्टेड है, तो जितना वोल्टेज यहाँ पर से निकलेगा उतना ही वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये तरीका लगा सकते हैं। ठीक, कैसे? तो V इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है कैपेसिटेंस के अक्रॉस? कैपेसिटेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है? V इक्वल्स टू Q बाई C। समझ आ रहा है? सो दिस इज नथिंग बट Q बाई C। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो गया Q बाई C और यहाँ पर हो गया Vm साइन ओमेगा t। तो इस दोनों को इक्वेट कर देंगे, या फिर आप क्या करेंगे, किरचॉफ्स रूल्स लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे NCERT ने हमेशा किरचॉफ्स रूल लगाया है तो आप भी वही कर लीजिए। कौन सा? किरचॉफ्स करंट या वोल्टेज? वोल्टेज रूल। ठीक है, सो आप यहाँ पर कितना V, ठीक है, और ये देखिए ये अभी नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि यहाँ पर वोल्टेज गेन हो रहा है तो प्लस, और यहाँ पर जो क्या होगा, ड्रॉप होगा, तो कितना, माइनस Q बाई C इक्वल्स टू 0। समझ गए? तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि दिस वोल्टेज इज इक्वल्स टू Q बाई C आ गया। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अब देखिए Q इक्वल्स टू कितना आया, V इंटू C, और V की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, Vm साइन ओमेगा t इंटू में क्या आ गया, C। सो दिस इज व्हाट, Q। क्लियर है इतना? चलिए, अब हम लोग का मकसद क्या है, हम लोग क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी टॉपिक वही चल रहा है, फेजर डायग्राम। ठीक है, फेजर्स रोटेटिंग वेक्टर्स है, करंट और वोल्टेज। ठीक है, तो हमारा जो मेन क्या मतलब मेन क्या टारगेट क्या है, क्या करना है, किसके किसके बीच में रिलेशन चाहिए, करंट और वोल्टेज के बीच। ठीक है, तो वोल्टेज तो अपना है और करंट भी है क्या, नहीं है, तो क्या करेंगे, करंट को लाएंगे। ठीक है, तो करंट कहाँ से आएगा बताइए, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस I इक्वल्स टू Q बाई T। आ रही बात समझ में सबको? बोलिए, क्या हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये फॉर्मूला एप्लीकेबल तब है जब हमारा करंट कांस्टेंट है या चार्ज कांस्टेंट है। ठीक है, क्या आपका करंट यहाँ पर कांस्टेंट होगा, या फिर चार्ज जो यहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है वो कांस्टेंट है, हमेशा फिक्स चार्ज एक्यूमुलेट होगा? चार्ज इंक्रीज डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि वोल्टेज उसको वेरिएबल मिल रहा है। यस और नो? सो करंट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल है ना, dq बाई dt। आई बात समझ में सबको? क्लियर? तो इसलिए Q बाई T ओनली फॉर DC डायरेक्ट करंट, जहाँ पर कांस्टेंट चार्ज करंट हो। ठीक है, ओके। सो ये देखिए ये Q है, इस बेचारे को क्या करना पड़ेगा, इस बेचारे को क्या करना पड़ेगा करंट लाने के लिए, अरे बोलो, डिफरेंशिएट, अरे dq बाई dt है ना, तो इस बेचारे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, देयरफॉर है ना, dq बाई dt यहाँ से इस पूरे की जगह पे v डेरिवेटिव ऑफ c Vm साइन ओमेगा t विथ रिस्पेक्ट टू dt है ना, t। सो dq अपॉन dt इज I, यस और नो? और c हमारा कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस, अरे हाँ या नहीं, c को बाहर फेंक दें। व्हाट इज दिस Vm, एम्पलीट्यूड है ना, मैक्सिमम वोल्टेज। सो अगेन इट इज कांस्टेंट, अरे बोल दो, और साइन ओमेगा t, यही तो बचा सिर्फ, बोलिए ना। चलिए, अब अगर हम इसको साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस क्या, ओमेगा टी, और कुछ टाइम का कोफिशिएंट क्या है, ओमेगा, क्योंकि हम लोग विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइड कर रहे हैं ना, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो इसका कोफिशिएंट क्या है, ओमेगा। तो ओमेगा क्या होगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड, मल्टीप्लाई, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई। क्यों, कहाँ से आया, चेन रूल,
पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी, है ना। तो कॉस ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ओमेगा इंटू टाइम टी का डिफरेंशिएशन 1, तो ओमेगा। क्लियर है। तो चेन रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन का। तो यहाँ से आपका जो बेचारा करंट है वो आ गया कितना, इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा सी इंटू वी एम इंटू कॉस ओमेगा टी। ओके, बायो वाले बच्चे डर तो नहीं लग रहा है मैथ्स देख के? डरने का नहीं है, एकदम बिल्कुल एकदम बच्चों की तरह तोड़ तोड़ के समझाऊंगा। चलिए, I इक्वल्स टू, ये बेचारा यहाँ से, चलिए पहले इसको हम लोग क्या करते हैं कॉस के टर्म में, उसके बाद फिर इसको देख लेंगे बाद में, ठीक है। ये पूरा क्वांटिटी को पहले कॉस को हम लोग को क्या करना पड़ेगा बताइए आप लोग, साइन में चेंज करना पड़ेगा। क्यों कि फेज रिलेशंस चाहिए, तो वोल्टेज बेचारा साइन के फॉर्म में है तो करंट भी साइन के फॉर्म में चाहिए। यस और नो? चलिए, तो एक काम करूं, मैं इसको लिख दूं क्या, बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कैसे क्या हुआ। इसको मैं आई एम लिख दूं कि छोड़ दूं अभी? देखिए क्या होता है, आई इक्वल्स टू आई एम, ये तो जाके साइन में चेंज होना ही है, तो इस पूरे की जगह पे मैं आई एम लिख दे रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अभी दिखाऊंगा मैं कैसे कैसे ये आई एम बना, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए, और ये हो गया कॉस ओमेगा टी, क्योंकि ये बार बार लिखना पड़ेगा ना, इसलिए मैं उसको हटा दिया, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कॉस को, कॉस ओमेगा टी साइन के फॉर्म में कैसे आएगा? साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। यस और नो? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्लियर है सबको? प्लस होगा? क्यों प्लस होगा? हम माइनस क्यों नहीं ले सकते? हाँ, बोलो बोलो। मैं एक्चुअली ठीक है, एनसीईआरटी ने लिखा है प्लस होगा, तो प्लस क्यों होगा मैं यही जानना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप लोग पढ़ के आए, अच्छी बात है। यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी ने लिखा है प्लस होगा, बट साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा नहीं होता क्या? होता है, तो मैं यहाँ को माइनस लिख दूंगा, क्या दिक्कत है भाई? कौन क्या कर लेगा? हाँ, अरे वहाँ क्यों लिखा है ये मैं कैसे बताऊँ? ये तुमको बताना है ना। क्यों मैं यहाँ माइनस लिख दूंगा तो क्या कर लोगे? गलत है क्या? कहाँ माइनस हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा कॉस माइनस कॉस थीटा होता है कि कॉस माइनस थीटा होता है? माइनस कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। बताओ भाई क्यों माइनस लिए? देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, अगर हम लोग यहाँ माइनस ओमेगा टी फेज बन जाएगा इसका, नहीं, यहाँ पर जो साइन है इसका जो फेज चेंज जो हो रहा है, अब यहाँ पर आपको कोरिलेट करना है, क्या करेंगे, है ना, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज बेचारा क्या था, प्लस ओमेगा टी है। यहाँ पर अगर आप माइनस ओमेगा टी रखेंगे तो इसके साथ नाइंसाफी नहीं लग रहा है? कैसे पता चलेगा फेज में? यहाँ पर पॉजिटिव है तो ओमेगा टी का जो ये वैल्यू होगा ये नेगेटिव में नहीं रहेगा। समझ नहीं आ रहा है? कोरिलेट कैसे करेंगे? इसका जो एंगल वाला पार्ट है माइनस ओमेगा टी है, इसका एंगल वाला पार्ट प्लस ओमेगा टी है, तो पहले तो ऐसे ही फेज का आपका सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव। नहीं आ रही बात समझ में? तो इसका फेज यहाँ पॉजिटिव है तो इसलिए इसका फेज ये फिक्स है हमारा, पॉजिटिव ही होगा। अब ये पॉजिटिव हो गया, अब यहाँ पर हम लोग क्या करें कि कॉस बन जाए? ये इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, प्लस ओमेगा टी ही रहेगा। अब यहाँ पर माइनस पाई बाई 2 करें कि प्लस पाई बाई 2 करें कि प्लस पाई करें कि माइनस पाई करें, ये सब आपका सोचना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करें कि कॉस बन जाए? तो प्लस पाई बाई 2 कर देंगे। यस और नो? क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा है। क्लियर? समझ गए? तो हमने माइनस लिखा था लेकिन माइनस हमने नहीं लिखा आगे, क्यों? माइनस लिखा था बट उसको हम कंटिन्यू नहीं किए, क्यों? समझ में आया सबको? क्योंकि हमारा फेज जो था वोल्टेज का पॉजिटिव में है ओमेगा टी, ठीक है। क्लियर?
अरे बोलो, ठीक है। तो इसलिए ऐसे नहीं कि एनसीईआरटी ने लिखा है तो हम भी लिख देंगे, ठीक है। लॉजिक पता होना चाहिए कि क्यों लिखा गया। ओके, चलिए। तो आपको यहाँ से ये बात तो समझ में आ गई होगी कि ये बेचारा करंट यहाँ पर क्या है, करंट, अरे आई एम साइन ओमेगा टी, अच्छा लो इसको, अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, ये लो साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अब ठीक है, ठीक है। अब वोल्टेज क्या था, V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो क्या हुआ यहाँ पर, फेज सेम है क्या, बोलिए क्या है, सेम नहीं है, क्यों नहीं है, क्या नहीं है, क्या होगा, करंट लीड्स वोल्टेज, है ना, बाई π/2, है ना। तो करंट यहाँ पर आगे है, किससे, वोल्टेज से, ठीक है। तो देखिए, जब भी ऐसा कभी भी सिचुएशन आता है ज़िंदगी में, दो चीज़ें सेम सेम सी हो जाती है, ठीक है, वहाँ पर हम कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाता है। जैसे वेलोसिटी सेलेक्टर के केस में कुछ लोग E/B को B/E भी लिख देते हैं, है ना, ठीक है। कल भी ये सीन हुआ था, कुछ लोग इसको कंफ्यूज हो गए कि, है ना, क्या लिखें। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग ज़्यादातर गलती करते हैं, है ना। दो चीज़ आ गया, रेसिस्टर के केस में तो सेम फेज में था, कोई इशू नहीं है, बट इंडक्टर में क्या होता है, करंट लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है। कैपेसिटर में करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है। बट ये चीज़ आज जब हम पढ़ रहे हैं तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद जब ये चीज़ें पुराने इतिहास की बात हो जाती है, क्योंकि आप लोग जल्दी फिर दोबारा इसको पढ़ते नहीं हैं, तो उस समय में हम लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, कि क्या लिखें, कौन आगे कौन पीछे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में एकदम बिल्कुल सा एक शॉर्टकट ट्रिक है, इसको आप याद रखिए, पूरी ज़िंदगी याद रहेगा, ठीक है, कन्फ्यूजन कभी नहीं आएगा। कैपेसिटर का शुरू का 2 लेटर बताओ, CA, C से करंट, A से आगे, नहीं समझ आया, करंट आगे, तो कैपेसिटर में हमेशा करंट आगे। अब उसके रिस्पेक्ट में सारा समझ आ गया, कैपेसिटर में करंट आगे तो वोल्टेज पीछे, और जस्ट इसका उल्टा इंडक्टर में, इसमें करंट आगे तो इंडक्टर में करंट पीछे और वोल्टेज आगे, समझ आ गया। तो ये चीज़ जो है आपको हमेशा याद रखना है, क्या, इसमें करंट आगे, ठीक है, आगे का मतलब समझ गए ना, कितने से, π/2, ठीक है, ओके। क्या हुआ, हाँ अभी उसके बाद ही उसके पास ही चलेंगे, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया। अब देखिए, इसका मैं पहले काम करता हूँ, फेजर डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद फिर इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे, है ना, क्योंकि वो XC कैपेसिटिव इंडक्टेंस निकालने जा रहे हैं, सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालने। तो फेजर डायग्राम इसका बनाएं, इधर शायद विजिबल नहीं होगा ना, इसको मिटा दूँ लेफ्ट साइड, लिख लिया था कि नहीं लिखा था, तो अब मिट गया तो क्या कर सकता हूँ, ठीक है, वो हो जाएगा। जब वीडियो चल रहा होगा तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात आ गई थी समझ में। इस जगह ये लास्ट स्टेप क्या था हमारा, वो लिख देता हूँ, नहीं तो भूल जाएंगे। I इक्वल्स टू, ये कहाँ से आया था, है ना, C था, ओमेगा था और Vm था, है ना। इस पूरे क्वांटिटी को हमने लिखा था Im, ठीक है, यही था ना। उसको डिफ्रेंशिएट करके इसको हमने Im लिखा था, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ वेयर Im इक्वल्स टू, है ना, C ओमेगा Vm, ठीक है। इसकी कहानी पूरी लंबी चलेगी, इसलिए मैं इकट्ठे उसको डिस्कस करूँगा। चलिए पहले फेजर डायग्राम वाला काम कर देते हैं। वोल्टेज तो फिक्स है भाई, यही है, ठीक है। ये हो गया वोल्टेज। ये कौन सा बना रहे हैं हम लोग, टाइम डायग्राम, है ना,
टाइम डायग्राम। तो इसमें क्या बोल रहा है आपका, दिस इज ओमेगा टी, ठीक है, और इधर v और I, सो दिस वैल्यू इज Vm एंड Vm, ठीक है। अब करंट जो है वो क्या बोल रहा है, 90 डिग्री से आगे चल रहा होगा। तो करंट को जब हम लोग डिस्कस करने जाएंगे, ठीक है, तो पहले शुरुआत में रेसिस्टर के केस में ऐसे चल रहा था बेचारा, बोलिए साथ साथ, ठीक है। अब बोल रहा नहीं, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, पहले बचपन में था, अभी क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो जैसे ये बड़ा हो गया तो हाथ छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो और इंडक्टर क्या है, बूढ़ा आदमी है, वो क्या हो जाता है, उसमें करंट जो है पीछे पीछे चलने लग जाता है ना। बूढ़े लोग हो जाते हैं, जैसे आप कभी अपने पापा मम्मी के साथ चलते होंगे तो उनको क्या करते हैं, वो पापा मम्मी पीछे हो जाते हैं, आप आगे आगे बढ़े जा रहे हैं, क्योंकि आप वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं ना। और फिर जब आप पापा मम्मी बन जाते हैं तो फिर है ना, आपका करंट आगे बढ़ने लग जाता है ना। तो इस तरह से ये देखिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो है 90 डिग्री आगे चलेगा, मतलब जब ये 0 पे था तो ये मैक्सिमम था, ठीक है। तो जब ये 0 पर था तो करंट मैक्सिमम था, ये हो गया क्लियर, मैक्सिमम। जब ये वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट 0, तो ऐसा चल के गिरेगा बेचारा, बोलिए ना, नहीं समझ आ रहा है। ये देखो ना, 0 टाइम पे ओमेगा टी 0 है तो करंट क्या है, I = Im, देखो ना यहाँ पर ऐसे समझ में आ जाएगा, है ना। टाइम 0 तो साइन π/2, साइन π/2 1, I = Im, तो टाइम 0 पे साइन π/2 I = Im, ये हो गया, बोलो। फिर जब हम लोग ओमेगा टी को π/2 रखेंगे, ये वाला क्या है, π/2 है ना, तो जब π/2 रखेंगे तो π/2 + π/2 क्या हो जाएगा, पाई, और साइन पाई क्या होता है 0, n पाई, साइन n पाई = 0, तो ये वाला वैल्यू 0। फिर जब आपका वोल्टेज 0 है, यानी कि ये एंगल कितना है, पाई है, तो पाई + π/2 साइन 3π/2, और साइन 3π/2 -1, -1 × Im, तो -Im। तो जब वोल्टेज 0 था तो करंट मैक्सिमम, है ना, तो यहाँ पर ऐसे आएगा बेचारा, ये समझ गए, मैक्सिमम करंट। और फिर जब आपका वोल्टेज मिनिमम है तो यहाँ पर फेज एंगल कितना है, 3π/2, 3π/2 + π/2, तो 2 पाई, और साइन 2 पाई अगेन 0, तो ये मैक्सिमम, तो ये 0, ठीक है। तो जब देखिए वोल्टेज 0 मैक्सिमम मिनिमम है तो ये 0 है ना, मिनिमम का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, ठीक है। तो समझ में आ गया, साइन का ग्राफ ऐसे ही चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो फेज डायग्राम आपका इस तरह से बन गया, ओके। चलिए अब हम लोग कोई एक पर्टिकुलर टाइम ले लेते हैं, क्या, कुछ भी एक टाइम ले लेते हैं, ओमेगा t1, ठीक है, ओमेगा t1 एक टाइम ले लेते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग आपका करंट, ठीक है, ये हो गया, और इसके करस्पॉन्डिंग आपका वोल्टेज, इस टाइम पे करस्पॉन्डिंग वोल्टेज आपका ये हो गया, ठीक है। डॉट डॉट लेके चला है एनसीईआरटी, आप देखें ना एनसीईआरटी में यही चीज़ कैसे बनाया है, डॉटेड लाइन लेके चलेंगे। तो किस तरह से ये ग्राफ आपस में इंटर रिलेटेड है उसको समझिए। ठीक है, और ये करंट वाली लाइन है। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम ओमेगा t1 पे, तो ये वाला फेज हो गया कितना, ओमेगा t1। आ रही बात समझ में सबको। चलिए अब देखिए, ये करंट है तो पहले वोल्टेज वाला काम कर लेते हैं। वोल्टेज ये था, ये वोल्टेज था ना, और ये करंट है। तो वोल्टेज इस टाइम पे आपका यहाँ आ रहा है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। एकदम इतना ही एम्पलीट्यूड रखना है इसका भी, ठीक है, समझ गए बात। तो ये जो आ गया आपका, दिस डिस्टेंस इज Vm साइन ओमेगा t1, Vm साइन ओमेगा t1। एग्रीड, कोई प्रॉब्लम किसी को। चलिए अब फिर ये इस पे करंट वाले में देखिए, करंट वाला ग्राफ ये है, ये ग्राफ था करंट वाला। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट की वैल्यू है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये जब हम लोग फेजर डायग्राम निकाल रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं,
तो वोल्टेज का तो फिक्स था कि एंगल बना रहा है ओमेगा टी, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ या इस वाले एंगल के साथ, है ना। और करंट क्या बोला है, 90 डिग्री से आगे है। तो करंट 90 डिग्री से आगे कैसे होगा बताइए, वोल्टेज से 90 डिग्री और आगे, तो कैसे, और ये एंगल कितना होना चाहिए, समझ आया आप सबको। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करना बिल्कुल सिंपल है कि नहीं। ये वाला वोल्टेज का लाइन, ठीक, और यहाँ से 90 डिग्री आगे चले जाएंगे। इंडक्टर में क्या करते थे, ये वाला वोल्टेज फिक्स था और 90 डिग्री पीछे, तो करंट हमारा ऐसे आ जाता था, आता था कि नहीं, कोई दिक्कत। तो ये हो गया क्या, दिस इज आई, और ये जो था ये चीज आपका यहाँ से क्या, आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ऐसे भी फेजर डायग्राम आपको मालूम है कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वही चीज़ देता है आपको, है ना। तो ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल। तो वर्टिकल कंपोनेंट आपका ये कितना आ जाएगा, आई एम साइन ओमेगा T1 और प्लस π/2, समझ आया। तो दिस इज एक्चुअल फेजर डायग्राम। क्लियर है सबको, फेजर डायग्राम ड्रॉ करने अगर समझ जाएंगे तो आई एम साइन ओमेगा टी, ये वाला ओमेगा टी प्लस π/2, ये हो गया वी एम साइन ओमेगा टी, कोई दिक्कत, T1 है तो ओमेगा T1, ठीक है। तो फेजर डायग्राम समझ आ गया, टाइम डायग्राम फेजर डायग्राम आपस में कैसे इंटर रिलेटेड है, कोई दिक्कत किसी को, खुद से इसको क्या है, ये पढ़ाना बहुत सिंपल है, पढ़ाते वक्त समझना बहुत सिंपल है। जब आप इसको खुद से बना के देखेंगे बिना देखे हुए, तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि इसका कितना इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो आज घर जाके सब कोशिश कीजिएगा कि जैसे जैसे मैंने बोला वैसे वैसे आप खुद से अपने आप को पढ़ाइएगा, ठीक है, तो एकदम क्लियर हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। अरे इतना जो सब कुछ पढ़े उसका मेजर काम क्या था, सबसे मेन तो यही था फेज रिलेशनशिप। ये समझ गए तो पूरा उधर का चीज़ समझ में आ गया, उधर कुछ है ही नहीं, सबसे मेन तो यही था फेज डायग्राम, ठीक है। क्लियर है, इसको मिटा दूं, इसका वो ले लो एक स्क्रीनशॉट टाइप से। अब हम लोग आगे वाला पोर्शन करते हैं। चलिए अब देखिए हमने क्या किया था, इस आई को, है ना, यहाँ पर जो भी चीज़ था हमने आई एम रख दिया, आई एम को हमने लिख दिया सी ओमेगा इंटू वी एम रख दिया था, ओके। अब देखिए ये जो चीज़ है करंट की वैल्यू तभी होगी जब ये वोल्टेज अपॉन में कुछ रेसिस्टेंस होगा, अरे हाँ या नहीं, करंट तब बनेगा ना जब वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस होगा। तो वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस कैसे होगा, V तो यहाँ है, अब रेसिस्टेंस को क्या लिखें, यहाँ पर क्या लिखें, अपॉन में रेसिस्टेंस की क्या लिखें कि ये ऐसा बन जाए, ओमेगा C लिख दें, चलेगा। अरे ये लिखो या ये लिखो, दोनों सेम है क्या, हाँ या नहीं, ये दोनों सेम है, नहीं है तो कैसे सेम बनेगा। देखो क्या मैथ सही, 5वीं छठी के बच्चे बता देंगे ये सब बात है। ये ओमेगा सी कब आएगा, जब यहाँ 1/ओमेगा C लिखेंगे, यस और नो। अब ठीक है, ये दोनों सेम है कि नहीं है अभी भी, अरे बोलो। तो ये जो क्वांटिटी है व्हाट इज दिस, रेसिस्टेंस, है ना। सो इट एक्ट्स एज रेसिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो रेसिस्टेंस है बेचारा, इसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे, XC से। तो XC इक्वल्स टू 1/ओमेगा C, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा, बोलिए, कैपेसिटर है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, आ रही बात समझ में, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। सो XC आपका यहाँ से हो गया 1/ओमेगा C, और हम लोग जानते हैं ओमेगा कितना होता है, 1/2π, फ्रीक्वेंसी को F लिखूं या न्यू लिखूं, न्यू इंटू C, जो लिखना आप लिख लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब आप यहाँ से ये देख रहे हैं कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एज वेल एज दिस कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, यानी कैपेसिटेंस जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी रेसिस्टेंस उतना कम होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी
कैपेसिटेंस उतना, इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस उतना कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अगर आपका इसमें ग्राफ पूछेगा, क्या पूछेगा, ग्राफ कि किस तरह से, ये आपका XC है कैपेसिटिव रिएक्टेंस और ये फ्रीक्वेंसी है, तो देखिए कैसा रिएक्टर दोनों के बीच में कांस्टेंट, यहाँ पर C आपका कैपेसिटेंस कांस्टेंट है। ठीक है, तो उस समय में कैसा रिलेशनशिप है बताइए, ये कांस्टेंट तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है, इस तरह से, समझ गए। जब फ्रीक्वेंसी कम होगी, जीरो होगी, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी तो XC बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है एक्सपोनेंशियली ये डिक्रीज होगा। ठीक है, समझ आ गया सबको। तो ये इसका ग्राफ है XC वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझने में, बोलिए। अब देखिए यहाँ फॉर DC डायरेक्ट करंट के लिए, डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0। तो इस वजह से XC की वैल्यू क्या होगी बताइए, समथिंग अपॉन 0, 0 इन्फिनिटी, है ना। तो ये देखिए इसकी ज़िंदगी खराब कर दिया। अगर सर्किट में DC करंट लगा रहे हैं, DC वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट वोल्टेज में आपका फ्रीक्वेंसी 0, इस वजह से रेसिस्टेंस कितना, इन्फिनाइट। जैसे ही रेसिस्टेंस इन्फिनाइट हुआ तो ब्लॉक, है ना, यानी कि कैपेसिटर ब्लॉक्स DC। ये हम लोग स्टार्टिंग में चैप्टर के पढ़े थे, समझ आई बात सबको। कैपेसिटर क्योंकि इन्फिनाइट रेसिस्टेंस, उधर से करंट को जाने ही नहीं देगा, कहाँ जा रहा है, नहीं समझ आया, क्लियर। और फॉर AC अल्टरनेटिंग करंट के लिए ये चीज़ जो हो गया आपका, है ना, XC इज इक्वल्स टू, है ना, ये क्योंकि फ्रीक्वेंसी की कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, बोलिए। तो इसका मतलब है कि XC भी कुछ ना कुछ होगा, है ना, और जब कुछ ना कुछ होगा तो इसका मतलब कुछ रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, इन्फिनाइट तो नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर अलाउज AC थ्रू इट। ये हम लोग स्टार्टिंग में ही देख चुके थे, है ना। ऐसे कैसे, ये कैपेसिटर था, ऐसे AC पास कर गया, है ना, और ये कैपेसिटर है, और DC इधर से आएगा, बेचारा ब्लॉक हो जाएगा, है ना, ये DC और ये AC। ठीक है, समझ आ गया, यहाँ तक क्लियर है सबको। चलिए, तो उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा बहुत एक दिन इसके लिए हम लोग को चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट समझाना है। ठीक है, कैपेसिटर कैसे चार्ज डिस्चार्ज होता है। पावर वाला काम हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, इंस्टेंटेनियस और एवरेज पावर दोनों सेम है। ठीक है, हो गया। तो देखिए सब आपस में ये पूरा टॉपिक इंटर रिलेटेड था सीक्वेंस में, है ना। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं कौन सा, पहले इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड टू कैपेसिटर। ठीक है, तो पावर इक्वल्स टू क्या जानते हैं हम लोग, बोलिए, V इंटू आई। V की जगह क्या लिखेंगे, Vm साइन ओमेगा टी। अरे बोलिए हाँ या नहीं। और I की जगह क्या गया था, Im साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस, प्लस पाई बाई 2। ठीक है, सो दिस इज व्हाट Vm Im, है ना, Vm Im और साइन ओमेगा टी, और ये पूरा चीज़ क्या है, कॉस ओमेगा टी। अरे बोलो, इंटू कॉस ओमेगा टी। अब 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, जैसे पिछले बार किए थे इंडक्टर के केस में। और ये पूरा क्वांटिटी क्या है, साइन टू थीटा, है ना। सो दिस इज व्हाट Vm Im बाई 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी। कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा किसी को। सो दिस इज व्हाट इंस्टेंटेनियस पावर। ओके, चलिए नेक्स्ट एवरेज पावर भी देख लेते हैं फटाफट से।
छोटा सा है, एवरेज पावर, ये किस में होगा, ओवर अ कंप्लीट साइकिल, है ना। एवरेज पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल। तो एवरेज पावर के लिए हम लोग क्या करेंगे बताइए, इस पूरे की एवरेज वैल्यू निकालेंगे। तो यानी कि Vm Im अपॉन 2, ये तो कांस्टेंट है बाहर, किसका एवरेज वैल्यू, साइन 2 ओमेगा टी। और इसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है बताइए, इसकी एवरेज वैल्यू पढ़ चुके हैं ना कई बार। सो एवरेज पावर ओवर कंप्लीट साइकिल इक्वल्स टू 0। एनी प्रॉब्लम, ठीक है इतना। तो ये पूरा कैपेसिटर के ऊपर में बेस्ड था। इसके ऊपर में 2 एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल दे रखा है, बहुत बढ़िया बढ़िया है, ठीक है, दिखाइएगा। एग्जाम्पल नंबर 7.3 और 7.4, ठीक है, इसको आज ही जाके करिएगा, दोनों बहुत बढ़िया बढ़िया। पहला है कि लैंप इज कनेक्टेड इन सीरीज विद कैपेसिटर, ठीक है, तो प्रेडिक्ट योर ऑब्जर्वेशन विद डीसी एंड एसी कनेक्शन। कैपेसिटर के साथ जैसे ही हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, किसी लैंप को, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो भी होगा। अरे डीसी में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, बढ़ाओ कैपेसिटेंस, बढ़ाओ घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, जो फर्क पड़ेगा एसी में पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग सोच के देखिएगा, इसमें बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। 7.3 और 7.4, ये 7.4 डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड है, और इसके बेस पे एक्सरसाइज में कल जैसे 7.3 किए थे, तो एक्सरसाइज में 7.4 वाला क्वेश्चन है, और 5 वाला, 5 तो वही है, सिर्फ एवरेज पावर पूछा है तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लीजिए होमवर्क में। और एग्जाम्पल नंबर 7.5 कल ही आपको मैं डिस्कस कर दिया हूँ, जो 2016 में 3 मार्क्स का आया था, है ना, समझ गए। तो मैंने क्या क्या बोला होमवर्क में, देखिए इसके बेस पे एग्जाम्पल नंबर कौन सा, 7.3, 7.4, ठीक है, और एक्सरसाइज में 7.5 भी कर ही लीजिएगा, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एक्सरसाइज में 7.4 और 7.5, और इसके अलावा थोड़े बहुत असाइनमेंट में क्वेश्चंस दे दूंगा, ठीक है, ओके। तो इतना ही रखते हैं आज, बाकी हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।